दोस्तों बचपन में ज्योमेट्री समझ में नहीं आती थी ना, क्योंकि स्कूल में मैथ के इस ज्योमेट्री के चैप्टर ने हमारे दिमाग को बहुत टॉर्चर किया था। कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन दोस्तों हमें ये टॉर्चर जैसा नहीं लगता अगर हमें ये भारत के वैदिक काल के तरीके से मैथ और ज्योमेट्री सिखाई जाती। वैदिक काल में गुरु इस मैथ को इतने प्रैक्टिकली नियमों के साथ सिखाते थे कि स्टूडेंट्स रोजमर्रा के काम करते करते ही ज्योमेट्री सीख जाते थे। अगर वैदिक कालीन ज्योमेट्री अच्छी थी तो हमें ये रट्टा लगाने वाली पढ़ाई में पाइथागोरस और यूक्लिड्स के सिद्धांत क्यों सिखाए जाते हैं? क्यों कोई भारतीय मैथमेटिशियन का नाम भी हमारी किताबों में नहीं दिखाई पड़ता? दोस्तों दूसरों को तो शुरू से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम से जलन थी, लेकिन हमने खुद भी अपनी महानता और अपनी एजुकेशन सिस्टम को कुछ भी नहीं समझा। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सिद्धांत समझेंगे जिसे आज के एजुकेशन सिस्टम में जरूर पढ़ाना चाहिए। ये कुछ नया नहीं है कि हम में से कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जो कि सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई, पहनावा, टेक्नोलॉजी और भाषा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारी धर्म संस्कृति हमारी भाषा पर हंसते हैं। तो उनकी जानकारी के हिसाब से हमारे पास ना तो विमान शास्त्र थे, ना हम एटम्स की जानकारी रखते थे, ना हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का इलाज था, ना ही मैथ हमें आती थी और ना ही हमें ज्योमेट्री आती थी। तो फिर जरा ये देखिए, आपके महान वैज्ञानिकों के बिना ही हमने मंदिरों का निर्माण कैसे किया? ऐसी आकृतियाँ या ऐसे बड़े मंदिर, नक्काशी बिना मैथ और बिना ज्योमेट्री के संभव है या फिर इन्हें किसी चमत्कार ने बनाया था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस जादूगरी को करने के लिए हमें ऊंचे लेवल की ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमारे एंशिएंट ऋषियों और आचार्यों के पास थी। उस समय ज्योमेट्री को शुल्ब सूत्र कहा जाता था। वैदिक काल में ज्योमेट्री हमें कई जगह पर देखने को मिलती है। इनमें से पहला है कल्प शास्त्र यानी यज्ञ निर्माण कला, जिसमें हमें ज्योमेट्री देखने को मिलती है। दूसरा है ज्योतिष विज्ञान और तीसरा है वास्तु शास्त्र व शिल्प शास्त्र। वैदिक काल में ऋषियों के अलावा ब्राह्मण और कलाकार भी ज्योमेट्री के महारथी थे। इनकी ये महानता कल्प शास्त्र में देखने को मिलती है। कल्प शास्त्र पूरा यज्ञ विज्ञान है और इस शास्त्र के दो भाग हैं। पहला है श्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ में बोले जाने मंत्रों का दिशा निर्देशन है, जो कि यज्ञ के कार्यक्रम में बहुत काम में आता है। और दूसरा है शुल्ब शास्त्र, जिसमें यज्ञ और यज्ञ वेदी की तैयारी के बारे में जानकारी है और ये ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुल्ब सूत्र का अर्थ है शुल्ब यानी रस्सी, सूत्र यानी सिद्धांत या नियम, और ये सिद्धांत यज्ञ की वेदी बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों प्राचीन समय में नाप लेने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। आज उस रस्सी ने आधुनिक रूप इंची टेप के रूप में ले लिया है। क्या हमारे ऋषियों के पास कोई ज्योमेट्री का फॉर्मूला था जिसकी मदद से समान क्षेत्रफल वाले यज्ञ कुंड बनाए जाते थे? तो मैं आपको बता दूं, हमारे ऋषियों के पास नाप लेने की एक विधि थी जिसे अंगुल कहा जाता था। जब तिल के 34 दानों को एक लाइन में रखा जाए और जो लंबाई बनती है उसे एक अंगुल कहा जाता है। ये अंगुल ही माप लेने का स्टैंडर्ड तरीका था, जिसे हम इंच कहते हैं। वो भी 1995 तक पैर के अंगूठे की चौड़ाई जितना माप था, जिसे पूरा यूरोप मानता था। इससे भी पहले इंच यानी जौ के 3 दाने जितनी लंबाई। तो आप अब शायद समझ ही गए होंगे इंच के मुकाबले अंगुल का माप कितना स्टैंडर्ड था, क्योंकि तिल के दाने एक समान होते हैं, लेकिन पैर का अंगूठा सभी के अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम ध्यान से समझते हैं प्राचीन समय में इन यज्ञ कुंडों की रचना कैसे की थी। वैदिक काल में वर्ग यानी स्क्वायर कैसे बनाते थे? तो आप में से कुछ कहेंगे स्क्वायर बनाना तो आसान काम है, कोई भी बना लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्क्वायर बनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर भूमिति के बारे में आप नहीं जानते तो आप एक आम स्क्वायर तो बना लेंगे, लेकिन वो 90 डिग्री वाला स्क्वायर नहीं होगा, जिसका हर एक कोना अंदर से 90 डिग्री ही हो। इसका आपके सामने ही कई घरों में इसका सबूत मिल जाएगा, जो कि आड़े तिरछे बने हुए हैं। प्राचीन समय के भारत में किसी यज्ञ या बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण किया जाता था। दोस्तों दिशाओं का पता सूर्य को देखकर ही किया जा सकता है, लेकिन एक समस्या है कि सूर्य की जगह अलग अलग मौसम और महीनों के हिसाब से बदलती रहती है। तो सवाल यह है कि सही दिशा को कैसे चुना जाए? तो उसके लिए वैदिक काल में एक लकड़ी को लेते थे जो कि पूरी तरह से सीधी होती थी, और एक डोरी लेते थे। डोरी के एक छोर पर एक कील बांधते थे और दूसरे छोर को उस छड़ी या लकड़ी से बांध देते थे, और छड़ी को जमीन पर खड़ा कर डोरी की मदद से एक गोला बनाते थे। और सबसे खास बात, ये काम सूर्य निकलने से पहले किया जाता था। अब जब सूर्य निकलता था तो उस छड़ी की परछाई सूर्य की दूसरी दिशा पर पड़ती थी, और सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है परछाई भी अपनी दिशा उसके अनुसार ही बदल लेती है। और जब सूर्य अस्त होता था उसकी परछाई सूर्य की तरफ ही पड़ती थी। इस विधि में हमें 2 बिंदु मिल जाते हैं। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से हमें
पूरब और पश्चिम मिल जाते हैं। अब अगर हम 5 उंगल का स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमें 5 उंगल की ही डोरी इस्तेमाल करनी होगी। अगर आप 10 उंगल का स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपको 10 उंगल की ही डोरी लेनी होगी। मतलब आप जितना बड़ा स्क्वायर बनाना चाहते हैं आपको ठीक उतनी ही बड़ी डोरी लेनी होगी। उसे लेकर उस पूर्व ए बिंदु पर रखकर एक और गोला बनाना है और पश्चिम में यानी बी बिंदु पर एक गोला बनाना है। ऐसे ही ए और बी के बीच सेंटर बना के दोनों तरफ 2 गोले बनाने हैं। अब हमें इन 4 गोलों के जोड़ पर 4 ही बिंदु मिल जाते हैं, जिन्हें रेखाओं से जोड़ने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है जो कि दिशाओं में बिल्कुल सटीक होगा और इसमें जो कोने होंगे वो भी परफेक्ट 90 डिग्री के ही होंगे। इसी विधि से वेदी और यज्ञ कुंड बनाए जाते थे। अब वेदी में जो वृत्ताकार यज्ञ कुंड होता है उतना ही क्षेत्रफल उसका भी रखा जाता है। तो ऐसे कैसे किया जाता था वो भी जरा समझते हैं। सुलभ सूत्र की मदद से हमने वर्गाकार तो बना लिया, अब हमें उसी के क्षेत्रफल जितना ही वृत्ताकार भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें इन 4 बिंदुओं को जोड़ता हुआ एक वृत्ताकार यानी एक गोला बनाना है। फिर हमें एक्स और वाई को चिन्हित करती हुई और ओ को चिन्हित करती हुई एक रेखा बनानी है। फिर एक्स और वाई के बीच में 3 समान भाग करने हैं। अब हमें जेड को चिन्हित करना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब एक्स और वाई 1/3 के रूप में है, इसलिए वाई और जेड 1/3 पर है, वाई और एक्स 2/3 पर है। अब हमें ओ और जेड पर एक गोला बनाना है। दोस्तों इस गोले का क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल के ही जितना होगा। दोस्तों ऐसे ही सुलभ सूत्र से ट्रायंगल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुष्कोण, षष्ठकोण जैसे ही कई आकार को बनाने की विधि बताई गई है और इन्हीं का इस्तेमाल उस समय के छात्र बनाने के लिए करते थे, जिससे आसानी से ज्योमेट्री के नियम और सिद्धांत सीख जाते थे। यज्ञ कुंडों के साथ 8 यज्ञ वेदी भी बनाई जाती थी, जैसे शयन चित्ती, रथ चक्र चित्ती और कर्मा चित्ती। इन चित्तियों को बनाते बनाते ही स्टूडेंट्स पाई की मैथ भी आसानी से समझ जाते थे और पाइथागोरस का प्रमेय भी सीख जाते थे। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पाई की वैल्यू और पाइथागोरस का प्रमेय तो यूरोपियन फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स की देन है। तो मैं आपको बता दूं, उन फिलोसोफर्स के आने से पहले ही हमारे ऋषि पाई की वैल्यू को अच्छे से जानते थे। पाई के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, किसी गोले की परिधि उसके व्यास के अनुपात के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू 3.1459 के बराबर है। अगर किसी वृत्त यानी गोले के व्यास 1 अंगुल के बराबर है तो उस वृत्त की परिधि पाई के बराबर यानी 3.1459 अंगुल जितनी ही होगी। पाई के नियम और सिद्धांत आर्यभट्ट सूत्र 10 में ये साफ लिखा हुआ है। इसी तरह पाइथागोरस के पहले ही हमारे ऋषि बौधायन ने शंकुन त्रिभुज के नियम और सिद्धांत सुलभ सूत्र में लिख दिए थे। उसमें लिखा है, एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितनी की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है। यही तो पाइथागोरस का प्रमेय है। इससे ये पता चलता है भारतीय मैथमेटिशियंस को पाइथागोरस से ही पहले इसकी जानकारी थी और ये सब कुछ सिखाया भी करते थे। लेकिन इस प्रमेय को पाइथागोरस का नाम ही क्यों दिया गया, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये सब जो हम पढ़ रहे हैं या हमारे आने वाली पीढ़ियों को दी जा रही हैं, क्या हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए? सारी महान खोजें, महान रिसर्च और रिसर्चर्स सिर्फ वहीं पैदा हुए थे। दोस्तों बड़े दुख की बात है, आज हमारे भारतीय इतिहास और नॉलेज का नामोनिशान तक मिटा दिया गया है। किसी बच्चे को रामानुज और विवेकानंद के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे ये जरूर पता होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, न्यूटन कौन थे। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही अद्भुत अनकही जानकारियों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।